तो हमने अभी पढ़ लिया है कि जो ब्रह्मास्त्र होता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में अनायन के लिए हमारे पास क्या होती है। हमने देखा कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि अगर CBI होगा, C मतलब क्लोराइड, B मतलब ब्रोमाइड, I मतलब आयोडाइड, अगर हमारे पास ये चीज़ें होंगी तो ये पानी से जीत जाएंगी एंड दे विल बी डिपॉजिटेड और इनका ही हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा। फॉर केटाइन के लिए हमारे पास क्या होती है, जिसकी SRP ज़्यादा होती है, वाटर के नीचे वाले जो हमारे पास होते हैं जिनकी SRP ज़्यादा होती है वो डिपॉजिट होते हैं कैथोड पे और फिर उनका हमारे पास रिडक्शन होता है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका ब्रह्मास्त्र, इसको आप इसको याद रखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम एग्जाम्पल लिखते हैं कि KBr एक्वस लिया है यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रोड हमारे पास है वो इनर्ट नहीं है, वो कोई रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगी। तो जब भी KBr एक्वस होगा तो हमारे पास K प्लस होगा, ठीक है, और Br माइनस हमारे पास इसके आयन डिसोसिएशन हो रहा होता है। एंड क्योंकि एक्वस है तो यू हैव टू ऐड वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब ये जो हमारे पास बनता है Br माइनस वाटर मॉलिक्यूल, ये कहाँ पर मूव करेगा, ये मूव करेगा एनोड की तरफ, क्योंकि ये क्या हमारे पास होती है, अनायंस होती है। और जो K प्लस हमारे पास होती है, केटायन जो होती है वो मूव करती है कैथोड की तरफ। तो K प्लस और वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे पास होगा वो मूव करेगा कैथोड पे। अब हम देखेंगे कि क्या होगा, कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, एनोड पे हमारे पास क्या डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि भाई Br माइनस में और वाटर में, तो आप देखोगे भाई यहाँ पर क्या आ गया, CBI वाला कंसेप्ट आ गया। तो ब्रोमाइड हमारे पास होगा तो ये वाटर से जीत जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास एनोड पे अनायन में क्या आएगा, ब्रोमीन हमारे पास होगा। ठीक है, और पोटाशियम और H2S, पोटाशियम और वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या जीतेगा, क्योंकि आप जानते हो पोटाशियम जो होती है, जो आप ECS पढ़ते हो उसमें बहुत ऊपर होता है, इसकी SRP नेगेटिव में होती है और वाटर के SRP से बहुत कम होती है। तो इसका मतलब इस केस में जो वाटर हमारे पास होगी ये जीत जाएगी और ये हमारे पास कैथोड पे आएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कैथोड पे हमारे पास क्या आएगा, वाटर, और कैथोड पे हमारे पास होता क्या है, मेनली होता है रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वाटर हमारे पास होगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को तो फॉर्म करेगा हाइड्रोजन गैस बनेगी एंड हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में बनते हैं। एनोड पे हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, ब्रोमीन की, क्योंकि ब्रोमीन किस में आता है, CBI में। ब्रोमाइड आयन जो हमारे पास होंगे वो ऑक्सीडाइज होके ब्रोमीन गैस बनाएंगे एंड दे विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास रिस्पेक्टिव रिएक्शन हो गया कि एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है। अब एक चीज़ हमारे पास होती है कि आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस कभी कभी पूछता है कि कॉन्सेंट्रेशन या pH पे क्या फ़र्क पड़ा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमें बताती क्या है, कॉन्सेंट्रेशन से ही हमें पता चलता है कि इसकी pH क्या होगी। तो आप देख रहे होगे कि जो रिएक्शन हमारे पास हुआ है इस दौरान हमें क्या मिलता है, एक्वस सॉल्यूशन में वी आर गेटिंग हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब क्या हो रही है, इसकी जो बेसिसिटी है वो बढ़ रही होती है। तो हमने देखा कि आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो रही है, OH माइनस जो होती है सॉल्यूशन में वो बढ़ती है। अगर OH माइनस हमारे पास बढ़ रहा है इसका मतलब जो सॉल्यूशन हमारे पास है वो क्या है, बेसिक की तरफ जा रहा है, मतलब जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ेगी। बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस की pH हमारे पास हाई होती है, मतलब जो pH हमारे पास होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सिनेरियो हो गया आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा। ठीक है, इन वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, यहाँ पर आप नोट लिखो और लिखो इन वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन एनोड कैथोड दोनों पर वाटर का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। जब भी डाइल्यूट सॉल्यूशन दे देगा आपको सवाल में कि हाँ ये बहुत डाइल्यूट है या फिर डाइल्यूट होगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, एक्वस में आपने क्या किया था, जब भी आपको एक्वस दे दिया तो आपने कहा कि भाई वाटर हमारे पास रहेगा और हम देखेंगे कि कौन सा जो होगा किसमें किसका डिस्चार्ज होगा, कौन सा प्रेफर्ड होगा, तो आप उसमें प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज को यूज़ कर रहे थे। बट जब भी लिख देगा कि हाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारे पास है, तो उस केस में एनोड पे और कैथोड पे दोनों केस पे हमारे पास वाटर ही जाएगा, उसका ही ऑक्सीडेशन होगा, उसका ही रिडक्शन होगा। क्यों होगा मैं आपको आगे एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और हम देखेंगे कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे हमारे पास क्या होगा। तो हमने कहा हम जानते हैं एनोड पे हमारे पास क्या आते हैं, अनायंस आते हैं, कैथोड पे हमारे पास क्या आते हैं, केटायंस आते हैं। C फॉर कैथोड, C फॉर केटायन, A फॉर एनोड, A फॉर अनायंस। ठीक है, आपने लिया है NaCl एक्वस।
एक्वस लिया मतलब वाटर मॉलिक्यूल भी हमारे पास साथ में होगा, Na+ आयन बनेंगे, Cl- आयन बनेंगे एंड दे विल हैव द वाटर मॉलिक्यूल टू। अब हमारे पास एनोड पे क्या आती है, अनायंस, तो मतलब वी हैव टू लुक कि क्लोराइड आयन में से और वाटर में से कौन जीतेगा। तो आपने देखा कि भाई ये तो CBI वाला केस हो गया, तो यहाँ पर क्लोराइड जो हमारे पास होगी वो एनोड पे आएगी और उसका होगा ऑक्सीडेशन, क्लोराइड आयन जो हमारे पास होगी क्लोरीन गैस बना देगी। तो हमने यहाँ पर सिर्फ लिखा है कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, हमने लिख दिया कि क्लोरीन गैस यहाँ पर निकलेगी, इवॉल्व होगी। कैथोड पे हमारे पास क्या आते हैं, कीटाइंस हमारे पास आते हैं। तो कीटाइन के में हमारे पास सोडियम होती है और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल दोनों पे आता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वाटर और सोडियम में किसकी SRP ज़्यादा होती है, सोडियम ऊपर होता है तो उसकी SRP कम होती है, तो हमारे पास वाटर की SRP ज़्यादा होगी। और अगर वाटर का कभी भी रिडक्शन होता है तो जब भी वाटर का रिडक्शन होगा तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और अगर वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि हाइड्रोजन गैस हमारे पास जो है वो इवॉल्व हो रही है एट कैथोड। अगर हमने लिया NaCl वेरी डाइल्यूट, ठीक है, हमने क्या बोल दिया, NaCl वेरी डाइल्यूट। तो जैसे आपने डाइल्यूट लिया तो उस केस में क्या होगा, हमने भी नोट करवाया था कि जैसे आपने डाइल्यूट बोल दिया तो एनोड और कैथोड दोनों पे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल ही जाएगा और वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा और वाटर का ही रिडक्शन होगा। वाटर का ऑक्सीडेशन होने पे हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है और वाटर का रिडक्शन होने पे हमारे पास क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। क्लियर है। नेक्स्ट हमने पढ़ा एग्जाम्पल AgCl का, ठीक है। AgCl में आपने बोला कि सिर्फ यहाँ पर कोई एक्वस नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब केवल Ag+ के आयन हमारे पास होंगे और Cl- हमारे पास आयन होंगे, कोई एक्वस नहीं लिखा हुआ, तो यू डोंट हैव टू राइट वाटर मॉलिक्यूल। तो एनोड पे हमारे पास क्या जाएगी, अनायन, अनायन कौन सी है, क्लोराइड आयन हमारे पास होती है और क्या इवॉल्व करेगी, क्लोरीन गैस हमारे पास यहाँ पर इवॉल्व होती है। और Ag+ हमारे पास कैथोड पे जाएगा और वहाँ पर वो बन जाएगा गेन करके Ag सॉलिड, ठीक है। CuSO4 जो होती है इसको बोलते हैं ब्लू विट्रॉल, इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट का नाम होता है ब्लू विट्रॉल। तो अगर हमने कहा कि जो ब्लू विट्रॉल होता है वो एक सॉल्यूशन के फॉर्म में हमेशा होता है, मतलब उसमें पानी तो होगा ही होगा, अगर वो लिखा नहीं होगा तभी भी आप मान लोगे कॉपर सल्फेट जो है वो पानी में ही है। तो कॉपर के हमारे पास आयंस होंगे और सल्फेट के आयंस हमारे पास होंगे एंड वी विल हैव द वाटर मॉलिक्यूल। अब इन द केस ऑफ एनोड पे हमारे पास क्या जाते हैं, अनायंस जाते हैं। तो अनायन में सल्फेट है और वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास होगा, कौन जीतेगा, आप जानते हो केवल CBI जीतती है, अगर CBI नहीं है तो वाटर मॉलिक्यूल विन करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास वाटर आएगा और वाटर का ऑक्सीडेशन होकर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। आप जानते हो कॉपर और वाटर मॉलिक्यूल में किसकी SRP हाई होती है, जो कॉपर होता है वो ECS में वाटर के नीचे होता है, तो इसका मतलब कॉपर की SRP ज़्यादा होगी, तो कॉपर हमारे पास कैथोड पे आएगा, उसका रिडक्शन हमारे पास होगा, गेन करके इलेक्ट्रॉन को वो कॉपर सॉलिड बना लेगा, ठीक है। देन वी हैव AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास है एक्वस, तो मतलब Ag के हमारे पास आयन्स होंगे और नाइट्रेट के हमारे पास आयन होंगे, एक्वस है तो वी विल हैव वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो, वाटर मॉलिक्यूल हेयर ऑल्सो। अब हमारे पास एनोड पे क्या आते हैं, अनायंस आते हैं। तो CBI तो है नहीं, इसका मतलब वाटर हमारे पास होगा, वो जीतेगा और उसका ही ऑक्सीडेशन होगा। वाटर ऑक्सीडेशन करके बनाता है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। Ag+ और वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या जीतेगा, Ag, क्योंकि वाटर के नीचे हमारे पास जो सिल्वर होती है वो नीचे हमारे पास होती है, तो दिस इज हैविंग मोर SRP, तो ये हमारे पास आके डिपॉजिट होगी एंड ये गेन करेगी इलेक्ट्रॉन को और फॉर्म करेगी Ag सॉलिड, ठीक है। देन वी हैव Na, सोडियम पोटाशियम सल्फेट हमारे पास होती है। सोडियम पोटाशियम सल्फेट जो ये भी एक एक्वस सॉल्यूशन होता है लाइक द ब्लू विट्रॉल, और इस केस में हमारे दोनों एनोड और कैथोड पे वाटर ही आएगा और वाटर का ही ऑक्सीडेशन और वाटर का ही रिडक्शन हमारे पास होगा। ऑक्सीडेशन होके हमारे पास ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करेगी एंड रिडक्शन होके हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। नाउ वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ NaCl हमारे पास है और मरकरी की इलेक्ट्रोड हमारे पास हो रही है, ठीक है। तो अगर हमने देखा कि NaCl हमारे पास है तो दे विल हैव Na+ आयन हमारे पास होगी, क्लोराइड की हमारे पास आयन होगी। तो एनोड पे हमारे पास क्या जाता है, अनायन होती है, अनायन में हमारे पास कौन सी, क्लोराइड आयन हमारे पास जाएगी और ये बनाएंगी क्लोरीन गैस बनेगी एनोड पे, ठीक है। और क्योंकि आपने लिया है मरकरी कैथोड, मरकरी का आपने कैथोड लिया है या फिर आपने मरकरी का इलेक्ट्रोड लिया है, तो हमारे पास सोडियम जो हमारे पास होगी वो जाएगी वहाँ पर और वो फॉर्म करेगी सोडियम अमलगम, इस वजह से इसको आप प्रेफर कर लोगे।
नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या होती है, PbBr2। अगर हमने इसको मॉल्टन लिया है, मतलब यहाँ पर कोई भी एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, तो सिंपल सी बात है, एनोड पे हमारे पास क्या जाएगी, अनायन विच विल फॉर्म द ब्रोमीन गैस, और कैथोड पे हमारे पास क्या है, कैटायन विच विल फॉर्म जाएगी हमारा Pb सॉलिड बन जाएगी। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास होता है, नोट करके लिखोगे कि अगर किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास सेम मेटल की होती है, तो जो इलेक्ट्रोड हमारे पास होती है वही ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने जो सीरीज़ पढ़ी थी वो किसके लिए एप्लीकेबल थी, इट वॉज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट वॉज इनर्ट। अगर इनर्ट नहीं हमारे पास होगी तो या फिर कैथोड हमारे पास एक्टिव होगी या फिर हमारे पास एनोड एक्टिव होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया है AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन में यूजिंग Ag का इलेक्ट्रोड, मतलब आपने यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स लिया है वो इनर्ट नहीं होके प्लैटिनम या ग्रेफाइट के ना होके किसके हमारे पास हैं, Ag के इलेक्ट्रोड्स हैं। जो Ag का हमारे पास एनोड है और Ag का हमारे पास कैथोड है। और एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास कौन सी इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होती है, AgNO3 की इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है एक्वस सॉल्यूशन में। तो आप जानते हो कि नॉर्मली हमारे पास कैथोड पे क्या जाते हैं, कैटायंस हमारे पास जाएंगे, मतलब ये कैथोड हमारे पास जो Ag की है इसके पास क्या जाएंगे, Ag प्लस जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, क्योंकि आपने लिया यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन। और एनोड पे हमारे पास क्या जाएंगे, अनायंस जाते हैं, नाइट्रेट हमारे पास जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल जाएगी। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर डिपॉजिट क्या होगा, गए तो हमारे पास दोनों हैं बट डिपॉजिट क्या होगा वो डिपेंड करता है। तो अगर हम देखें, क्योंकि हमने यहाँ पर लिया है इलेक्ट्रोड Ag का, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमारे पास एनोड से कैथोड पे आती है, क्या Ag का इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को गेन करके Ag माइनस फॉर्म कर सकता है, नहीं, क्योंकि Ag का रिडक्शन नहीं होता है, हमेशा आयंस का रिडक्शन होता है, आपने पढ़ा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो Ag का इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके Ag माइनस फॉर्म नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कैथोड हमारे पास है वो इनर्ट है, एक्टिव नहीं है। और अगर कोई भी चीज़ इनर्ट होती है तो जो हमने सीरीज़ पढ़ी थी, जो हमने पढ़ा था कि कैथोड में मोर SRP गॉट डिपॉजिटेड, तो यहाँ पर जिसकी SRP हाई होगी वो डिपॉजिट होगा। तो Ag प्लस और वाटर मॉलिक्यूल में किसकी SRP हमारे पास हाई है, Ag प्लस की। इसका मतलब Ag प्लस जो एक्वस सॉल्यूशन में है वो डिपॉजिट होगा, वह इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस हमारे पास होगा एंड दे विल फॉर्म द Ag सॉलिड। तो यहाँ पर हमारे पास Ag सॉलिड जो होंगे वो डिपॉजिट हो जाएंगे प्योर सिल्वर के फॉर्म में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो Ag सिल्वर का हमारे पास एटम है, अब यहाँ पर हमारे पास एनोड पे क्या होते हैं, Ag भी हमारे पास है, नाइट्रेट भी है, वाटर मॉलिक्यूल भी है। बट हम ये जानते हैं कि जो Ag सिल्वर का एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके वो Ag प्लस बन सकता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड हमारे पास है, जो एनोड हमारे पास है वो एक्टिव है। और जब भी इलेक्ट्रोड एक्टिव हो गया तो जो आपकी CBI वाली सीरीज़ थी जो आप एनोड पे लगाते थे वो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि वो सीरीज़ जो थी वो केवल और केवल इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के लिए अप्लीकेबल थी। तो इसका मतलब आपके पास एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, Ag सॉलिड जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके इट इज़ फॉर्मिंग Ag प्लस एक्वस, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू ट्रैवल करेगा, यहाँ पर आएगा, और जो Ag प्लस एक्वस हमारे पास है वो सॉल्यूशन में आके डिजॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि एनोड पर जितने Ag प्लस आयन सॉल्यूशन में बढ़ेंगे, कैथोड पर उतने हमारे पास कम होते जाएंगे, फिर बढ़ेंगे फिर कम होते जाएंगे, फिर बढ़ेंगे फिर कम होते जाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन में जो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन थी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जितने यहाँ पर बढ़ेंगे उतने यहाँ पर कम होते जाएंगे, तो जो ये कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास होगी वो कांस्टेंट रहती है। तो आपने क्या देखा कि आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस AgNO3 का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो कांस्टेंट है, क्योंकि नाइट्रेट तो हमारे पास उसका कुछ भी वैसे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर कहीं भी नाइट्रेट हमारे पास नहीं बन रही थी। और जितने हमारे पास Ag प्लस हमारे पास डिपॉजिट होंगे सॉल्यूशन में, उतने ही वापस आके यहाँ पर इलेक्ट्रोड पे क्या नाम है इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, तो जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास सॉल्यूशन में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की जो पीएच होती है उससे कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, अगर कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कांस्टेंट है तो पीएच हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, मतलब जितने सिल्वर आयन आपके पास बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस थे उतने ही रहें, बढ़े कम हुए क्या रहे, मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है बढ़ रहा है कि उतने ही रहे। तो सिंपल सी बात है, जितने आपके पास Ag के आयन्स थे पहले और बाद में वो सेम रहें। ठीक है, जो हमने सीरीज पढ़ी थी वो किसके लिए अप्लीकेबल थी, हमेशा इनर्ट के लिए अप्लीकेबल थी। जैसे यहाँ पर वो इनर्ट नहीं रहा, यहाँ पर वो सीरीज जो होगी वो अप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, वाटर का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर Ag हमारे पास क्या हो गया, एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया।
तो यहाँ पर इसकी ही हमारे पास ऑक्सीडेशन हमारे पास होगी, ठीक है। और ये जो मेथड होता है हम लोग इसको यूज़ करते हैं फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ सिल्वर। ये जो एग्जांपल है वो प्योरीफिकेशन में भी यूज़ होता है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं इम्प्योर जो मेटल हमारे पास होता है, मान लो हमने इम्प्योर मेटल जो होता है उसका हम लोग एनोड बना लेते हैं, ठीक है। और हम लोग जो प्योर होता है उसका वी आर फॉर्मिंग द कैथोड। इम्प्योर के हमारे पास बन गई ही एनोड और प्योर के हमारे पास क्या बन गई, कैथोड। अब जैसे ही हमारे पास इम्प्योर मेटल से Ag+ हमारे पास बाहर निकलेगा, क्योंकि तो जो Ag+ बाहर निकलेगा वो क्या होगा, प्योर होगा, क्योंकि कभी भी इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्ट नहीं करती है, पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो जितने भी इस रॉड के हमारे पास इम्प्योरिटीज़ जो हमारे पास होंगी वो सॉल्यूशन में डिजॉल्व होती जाएंगी और फिर वो साइमल्टेनियसली आके रॉड पे यहाँ पर कैथोड पे इकट्ठा हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो प्योर पार्ट होता है Ag+ सॉल्यूशन में डिपॉजिट होगा और वो साइमल्टेनियसली आके यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर वी विल गेट द प्योर सिल्वर एट द कैथोड रॉड पे हमें मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, इम्प्योर की हमने एनोड ली है, क्योंकि एनोड पे हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास जो Ag+ हमारे पास सॉल्यूशन में आएगा वो प्योर होगा। कभी भी इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती हैं, तो जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो रॉड पे ही रहेंगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। आयंस जो हमारे पास होंगे वो सॉल्यूशन में आएंगे और ये जो आयन सॉल्यूशन में आते हैं इनका साइमल्टेनियस रिडक्शन होता है और वो आके यहाँ पर इकट्ठा होते जाएंगे और यहाँ पर हमें प्योर जो सिल्वर होती है वो ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये जो मेथड है हम लोग उसको यूज़ करते हैं इन द प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल में और मेनली इन द प्योरीफिकेशन ऑफ Ag। अब हम एक और एग्जांपल लिखेंगे, कॉपर सल्फेट एक्वस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। मतलब आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज़ किया है तो हमारे पास कॉपर सल्फेट एक्वस क्या होती है, कॉपर के आयन हमारे पास होंगे और सल्फेट के आयन्स होंगे। एक्वस से तो वी विल हैव द वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। अब हमारे पास एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन किसका होता है, अनायंस का। सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल में किसका होगा, किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि यू हैव टेकन द एक्टिव इलेक्ट्रोड। आपने किसकी इलेक्ट्रोड ली है, कॉपर की ली है। तो जो इलेक्ट्रोड हमारे पास होगा वही ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो हमारे पास जो कॉपर के इलेक्ट्रोड है वो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को एंड दे विल फॉर्म द कॉपर आयंस बनाएंगे। और कैथोड पे हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन होती है विच इज कॉल्ड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो कॉपर आयन हमारे पास होंगे वो गेन करेंगे एंड दे विल फॉर्म द कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो आप सिंपली देखोगे जो भी इलेक्ट्रोड हमारे पास होगी, अगर आपने मेटल लिया है, फॉर एग्जांपल आपने AgNO3 लिया या फिर आपने कॉपर सल्फेट लिया है और आपने उसका एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया है, तो जो इलेक्ट्रोड हमारे पास होंगे वही ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। इनका ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड पे होता है, ठीक है। अगर आपने मरकरी का कैथोड लिया है, तो अगर आपने मरकरी का इलेक्ट्रोड लिया है, कैथोड में नहीं बोल रही, आपने मरकरी का इलेक्ट्रोड लिया है, तो वो किस किस के लिए एक्टिव होगा, एक तो वो Na+ के लिए एक्टिव होगा, Mg+2 के लिए एक्टिव होगा और जिंक के लिए एक्टिव होगा। तो अगर आपने मरकरी को एज इलेक्ट्रोड लिया है, तो अगर ये मेटल आपके पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में होंगे तो वहाँ पर ये काम करेगा एज एक्टिव इलेक्ट्रोड और वहाँ पर फिर आपकी जो सीरीज़ होती है, जो आपने पढ़ा है नॉर्मल सीरीज़ होती है, वो अप्लीकेबल नहीं होगी। तो इसका एक कंक्लूजन निकल के आता है, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ पढ़ लो कि अगर आपने जिंक हो या फिर निकल हो या फिर कॉपर हो या फिर Ag हो, ठीक है, और उसको आपने रिस्पेक्टिव सॉल्ट सोल्यूशन में रखने पर तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होती है या फिर pH होती है वो कांस्टेंट रहती है। आपने जिंक लिया है, आपने निकल लिया है, आपने कॉपर लिया है, आपने Ag लिया है और आपने उसको अपने रिस्पेक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा है, तो जो उनकी कॉन्सेंट्रेशन होती है और pH होती है वो कांस्टेंट ही रहती है, क्योंकि उसी के एटम का ऑक्सीडेशन और आयन का रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन किसका होता है, एटम का होता है, और रिडक्शन किसकी होती है, हमेशा आयन की होती है। तो क्योंकि इसी के एटम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जो आपने पहले पढ़ा है, उसी के एटम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसी के आयन का रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास होती है सॉल्यूशन में वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी तो pH हमारे पास अपने आप से कांस्टेंट हो जाती है। और इसमें जो कैथोड हमारे पास होंगे वो एक्टिव नहीं होते हैं, वो इनर्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि कैथोड जो हमारे पास होगी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके अनायन नहीं बना पाते हैं। कैथोड क्यों एक्टिव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कैथोड जो हमारे हमेशा अनायंस का ही रिडक्शन होता है। कभी भी हमारे पास कैथोड के जो एटम होगा वो रिड्यूस नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके जो कैथोड होंगे इस वजह से वो एक्टिव नहीं होते हैं, वो इनर्ट होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके अनायन फॉर्म नहीं कर सकते हैं।
केवल जो हमारे पास एनोड होगा वही एक्टिव होगा। और जब एनोड हमारे पास एक्टिव होगा तो जो CBI वाली सीरीज़ थी हम लोग उस पर अप्लीकेबल उसको लगा नहीं पाएंगे। तो जो हमारे पास एनोड हमारे पास अगर वही एक्टिव है तो उसका ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये किस में अप्लीकेबल हो रहा है? जिंक में होगा, निकल में होगा, कॉपर में होगा, Ag में होगा। ठीक है, जो हमारे पास हाइड्रोजन वाटर के नीचे आएंगे उसमें सब में यही अप्लीकेबल होता है। तो ये सिर्फ कंक्लूजन है समझने के लिए कि हमारे पास क्या इलेक्ट्रोड, हमारे पास कौन सी इलेक्ट्रोड एक्टिव होगी। तो एनोड ही एक्टिव होगी और एनोड का ही ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड एक्टिव नहीं होती है, कैथोड रिड्यूस नहीं कर पाती है। ठीक है, और जो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास होती है, जो pH होती है, वो कांस्टेंट रहती है। अगर हम बात करें अब NaCl हमारे पास है एक्वस यूजिंग द ग्रेफाइट की एनोड हमारे पास है। ग्रेफाइट हो गया मतलब इनर्ट एनोड हो गया, और जो कैथोड हमारे पास हो गया वो एक्टिव हो गया क्योंकि Hg की आपने यूज़ किया है। और अगर आपने Hg का कैथोड यूज़ किया है तो वो Na से हमारे पास Na के प्रेजेंस में क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। तो NaCl हमने लिया एक्वस, ये टूटेगा हमारे पास Na प्लस में और Cl माइनस में, और क्योंकि एक्वस है तो वी विल हैव वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। अब हमारे पास एनोड पे क्या आती है, अनायंस। अनायंस में हमारे पास, क्योंकि एनोड जो हमारे पास है वो ग्रेफाइट की है, वो इनर्ट है, तो इनर्ट वाले केस में हम लोग CBI वाली जो सीरीज़ है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन हमारे पास है तो इट विल बी डिपॉजिटेड, तो क्लोरीन हमारे पास, जो क्लोराइड हमारे पास होगी वो बनाएगी क्लोरीन गैस, और इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होगा वो लॉस होगा। कैथोड पे हमारे पास क्या होती है, कैथोड पे आपने लिया है Hg कैथोड को, तो कैथोड हमारे पास क्या होगी, एक्टिव हो गई। और जब कैथोड हमारे पास एक्टिव हो गया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, Na प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ से बन जाता है सोडियम अमलगम जो अपने आप में एक एक्टिव होता है। तो यहाँ पर Na प्लस हमारे पास आएगी, वो गेन करेगी इलेक्ट्रॉन को एंड दे विल फॉर्म द Na सॉलिड, क्योंकि Na सॉलिड जो हमारे पास होता है वो मरकरी से रिएक्शन करके दे विल फॉर्म सोडियम अमलगम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या एक्टिव होती है, सोडियम एक्टिव, सोडियम हमारे पास जो होगी वो आके डिपॉजिट होगी एट द कैथोड। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर उसका एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया है, आपने वहाँ पर इसका Hg इलेक्ट्रोड लिया हुआ है। नाउ हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सीरीज ऑफ क्वेश्चन करेंगे आगे। जैसे कि आपने लिया है H2SO4 एक्वस, मतलब इसमें H प्लस के आयन हमारे पास है, सल्फेट के आयन से एक्वस है, तो वी विल हैव वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। अब एनोड पे हमारे पास क्या आते हैं, अनायंस आते हैं। अनायन में हमारे पास सल्फेट है, वाटर मॉलिक्यूल है, क्या आएगा, CBI1, क्योंकि यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर सिर्फ क्या, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड हमारे पास होगी। ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो इनर्ट हम हमेशा मानेंगे इनर्ट को, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या जीतेगा, वाटर विल विन। तो वाटर का हमारे पास होगा ऑक्सीडेशन, मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन इवॉल्व हमारे पास होगी। H प्लस है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसमें हमारे पास किसकी SRP हाई होती है, यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो किसकी SRP हाई हमारे पास होती है, हाइड्रोजन जो होती है वो वाटर के बहुत नीचे होती है, इसकी SRP ज़्यादा होती है, तो इट विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो हाइड्रोजन हमारे पास, जो हाइड्रोजन आयंस हमारे पास होंगे वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को एंड दे विल फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब आप लोग पूछ सकते हो कि वाटर के केस में हमने H प्लस और OH माइनस आयन को नहीं लिया था, बट यहाँ पर क्यों ले रहे हैं। तो इसके लिए कि प्योर वाटर के H प्लस और OH आयन को हम लोग कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे, बट अगर एसिड होगा, बेस होगा, तो उसके हम, या फिर सॉल्ट हमारे पास होंगे तो उसके हम लोग H प्लस को, OH आयन को कंसिडर करेंगे हमेशा। अगर उसका डिसोसिएशन हमारे पास होगा तो वहाँ पर H प्लस को, OH माइनस को या फिर हम कंसिडर करेंगे, लेकिन वाटर के केस में H प्लस को और OH माइनस आयन को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास डाइल्यूट दे रखा हुआ, डाइल्यूट मतलब क्या हो गया, दिल हो गया, हर जगह पानी पानी हो गया, तो जब पानी पानी हर जगह हो जाएगा तो क्या होगा, एनोड पे भी हमारे पास वाटर आएगा, कैथोड पे भी हमारे पास वाटर आएगा। तो एनोड पे हमारे पास पानी आया तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में बनेगी ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हमारे पास होती है। कैथोड पे हमारे पास पानी आएगा तो उसमें हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपने देखा ना कि आपने क्या देखा, आपने देखा कि ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन आपने जब किसी भी सॉल्यूशन में आपने पानी को ऐड किया तो क्या बढ़ता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होती है वो एनॉर्मसली इंक्रीज कर जाती है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास होती है H2SO4 की, वो अपने आप से कम हो जाएगी। इसका मतलब जो अवेलेबिलिटी होती है H प्लस की और सल्फेट आयन की वो कम हो जाएगी, बट वाटर मॉलिक्यूल की जो अवेलेबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो हर जगह क्या जाएगा, पानी पानी जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये सिर्फ H2SO4 के केस में अप्लीकेबल नहीं है, जहाँ पर भी डाइल्यूट आएगा सॉल्यूशन वहाँ पर आप हर जगह एनोड पे भी और कैथोड पे भी वाटर मॉलिक्यूल ही जाता है।
फिर अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक्वस ले लिया तो क्या होता है, अगर हमने कॉन्क H2SO4 ले लिया तो उसमें क्या होगा, H प्लस के आयन होंगे, सल्फेट के हमारे पास आयन होंगे, एक्वस हमारे पास है तो वी विल हैव वाटर मॉलिक्यूल। बट यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोग सॉल्यूशन में H2SO4 को और मिला रहे हैं और मिला रहे हैं, तो इसके मतलब क्या हो गया कि जो इसकी अवेलेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। और अगर हमारे पास ये ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे पास होंगे वो कम हो जाएंगे, तो एनोड पे हमारे पास क्या आएगा, अनायंस आएंगे। अनायन कौन सी आएगी, सल्फेट की आएगी। अगर हम लोग नॉर्मली फॉलो करते हैं, जो हम लोग होती है CBI की सीरीज़ फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर सल्फेट जो होता है वो डिपॉजिट नहीं होगा वाटर के प्रेजेंस में। बट आपने कॉन्क सॉल्यूशन ले लिया जहाँ पर आपने सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट कर दिया, पानी की मात्रा को आपने बहुत कम कर दिया है एंड सल्फेट की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पर अपने आप से सल्फेट जो हमारे पास होगा वो एनोड पे आएगा और इसका ही ऑक्सीडेशन होगा एंड इट विल फॉर्म पर ऑक्सीडाइज सल्फेट विच इज़ कॉल्ड H2OA OH-2। ठीक है, इसको बोलते हैं पर ऑक्सीडाइज सल्फेट, इसको बोलते हैं डाई अनायंस ऑफ मार्शल एसिड। और कैथोड पे हमारे पास क्या आएंगे, कटायन कौन सी होती है हमारे पास, H प्लस होती है, क्योंकि इसकी SRP हाई है, वही हमारे पास आएगा। यही डोमिनेंट हमारे पास इस केस में होता है और इस केस में हमारे पास यही डोमिनेंट हमारे पास होगा और तो यही आके डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो हमारे पास कैथोड पे क्या आता है, H प्लस आयन आएगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, दे विल फॉर्म द हाइड्रोजन गैस, इवॉल्व हो जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या होता है कि कितने क्वांटिटी में हमारे पास डिपॉजिट होगा। अभी हमने पढ़ा कि कितनी क्या बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या हो रही थी, अब हम पढ़ेंगे कितनी क्वांटिटी में बनेगा। तो मेटल विच आर प्लेस अब वाटर इन ECS, जितने भी मेटल हमारे पास वाटर के ऊपर है ECS में, कांट बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। मतलब अगर हमने उनका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया और उसमें हमने करवा दिया इलेक्ट्रोलाइसिस तो वो हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी SRP वाटर से कम होती है और वाटर हमारे पास जीत जाएगा, दे विल बी डिपॉजिटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको सोडियम मेटल फाइंड करना हो, आप चाहते हो कि आपकी जो डिपॉजिटेड में आपको सोडियम मेटल मिले एट द कैथोड पे, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप NaCl मॉल्टन लोगे या फिर आप NaCl एक्वस लोगे। अगर आपने मॉल्टन लिया तो क्या हो हमारे पास क्या बनेंगे आयंस में, Na प्लस बनेगी, Cl माइनस हमारे पास बनेगी। बट अगर आपने एक्वस ले लिया तो क्या बनेगा, Na प्लस बनेगी, Cl बनेगा, बट वी विल हैव द वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो। और इस केस में हमारे पास Na प्लस वाटर मॉलिक्यूल दोनों हमारे पास जाएंगे कैथोड पे, और किसकी SRP हाई होती है, वाटर की, तो इट विल बी डिपॉजिटेड, तो यहाँ पर Na प्लस नहीं मिल पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें सोडियम मेटल मिले तो हम लोग यूज़ करेंगे NaCl मॉल्टन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे कि अगर हमें वी हैव टू फाइंड द क्वांटिटी और हमने फॉर्मूला को यूज़ नहीं करना हो तो हम लोग इक्वेशंस लिख के कैसे फाइंड करेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे कि बाय यूजिंग द फेराडे लॉ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हमारे पास होती है कि हाउ यू हैव टू राइट द इक्वेशन विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 मोल सोडियम आयन को डिस्चार्ज करवाया या फिर आपको उसको न्यूट्रल करवाना होता है बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या मिलता है, 1 मोल सोडियम मेटल हमारे पास जो होगी वो डिपॉजिट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या स्टोकियोमेट्री आती है, 1 है, मतलब 1 मोल के लिए आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया है। इलेक्ट्रॉन को आप 1 नहीं बोलोगे, हमेशा 1 मोल बोलोगे, क्योंकि जो स्टोकियोमेट्री हमारे पास होती है वो मोल के बराबर होती है, तो वो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो यू विल गेट 1 मोल सोडियम, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 फेराडे बोलते हैं। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होती है वो 1 फेराडे के बराबर होती है। और अगर आपसे बोले कि हमको 3 फेराडे चार्ज पास करने पे कितने 3 फेराडे चार्ज पास करने पे सोडियम मेटल के कितने मोल डिपॉजिट होंगे, अगर आपसे सवाल में पूछे कि आपने 3 फेराडे चार्ज यहाँ पर पास किया है तो सोडियम मेटल के कितने मोल यहाँ पर डिपॉजिट होंगे, तो आपने देखा कि 1 मोल पास करने पे हमारे पास 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, तो 3 फेराडे पास करने पे यहाँ पर हमारे पास 3 मोल जो सोडियम मेटल हमारे पास होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, 3 फेराडे हमारे पास जो होगी वो 3 मोल ऑफ सोडियम मेटल के बराबर हो जाती है। ठीक है, उस तरह आपने क्या देखा, आप एक और कर सकते हो एग्जाम्पल। कॉपर के आपने आयन लिया है और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या फिर इसको डिस्चार्ज करवाने के लिए आपने लिया 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पर चार्ज हमारे पास जो है वो +2 के फॉर्म में है, और इट विल फॉर्म 1 मोल ऑफ कॉपर सॉलिड बनेगा। मतलब यहाँ पर 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन का, 1 मोल जो हमारे पास कॉपर है उसको डिस्चार्ज करवाने के लिए, न्यूट्रल करवाने के लिए हमने 2 मोल इलेक्ट्रॉन का लिया है, तो हमें 1 मोल जो है वो कॉपर सॉलिड मिल रहा है। और जो 2 मोल हमारे पास है वो किसके बराबर होता है, 2 फेराडे के बराबर होता है। तो इसका हमने जनरलाइज फार्मूला निकाल लिया है कि व्हाट इज़ द जनरलाइज फार्मूला ऑफ दिस वन।
आपने मान लो कोई मेटल आपके पास है, उसके ऊपर चार्ज हमारे पास +n होती है, इसका आपने 1 मोल लिया है और जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो रही, तो n मोल ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, मतलब n फैराडे हो रहा है। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, 1 मोल ऑफ मेटल डिपॉजिट हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि n फैराडे चार्ज से हमारे पास 1 मोल जो हमारे पास है मेटल आयन की हमारे पास ये डिपॉजिट हो रही है। तो वन फैराडे से हमारे पास कितनी होगी, 1/n मोल हमारे पास जो होगी वो मेटल आयन की डिपॉजिट हमारे पास होगी। और जितने हमारे पास मेटल आयन डिपॉजिट हो रहे हैं उतने ही हमारे पास सॉलिड जो हमारे पास है वो फॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, n फैराडे के लिए आपने बोला 1 मोल मेटल आयन हमारे पास डिपॉजिट हो रहे हैं, तो 1 फैराडे के लिए हमारे पास क्या होंगे, 1/n हो जाएंगे हमारे पास मोल ऑफ मेटल आयन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि n फैराडे किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में पास कराते हैं तो 1 मोल हमारे पास आयन जो है वो डिस्चार्ज होता है, और जितने मोल आयन डिस्चार्ज हुए हैं उतने ही सब्सटेंस डिपॉजिट भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग फाइंड करेंगे कि 1 फैराडे से कितने इक्विवेलेंट आयन हमारे पास डिस्चार्ज होंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमारे पास क्या होती है, मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर हमारे पास होती है। ठीक है, क्या होता है, मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है कि 1 फैराडे चार्ज पास करने पे 1/n मोल ऑफ मेटल आयन जो हमारे पास है वो डिपॉजिट या फिर डिस्चार्ज हो रहे हैं। और हमें अब क्या पढ़ना है कि एक फैराडे से कितने इक्विवेलेंट आयन हमारे पास डिस्चार्ज होंगे। ठीक है, तो हमने बोला कि 1 फैराडे चार्ज पास कर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। हमारे पास मोल कितना आ गया था, 1/n, और वैलेंसी फैक्टर हमारे पास क्या होती है, चार्ज के बराबर होती है। तो m के ऊपर चार्ज कितना हमारे पास है, +n का चार्ज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, 1/n इंटू n हमारे पास हो गया इक्विवेलेंट के बराबर। तो ये हमारे पास की जगह कैंसिल आउट, इट विल बी 1 इक्विवेलेंट। मतलब 1 फैराडे चार्ज पास करने पे हमारे पास एक इक्विवेलेंट जो होगी वो डिपॉजिट होती है। मतलब जितने फैराडे उतने इक्विवेलेंट्स, आप याद रखो कि जितने फैराडे हमारे पास पार्स करोगे उतने ही इक्विवेलेंट जो हमारे पास होंगे वो डिपॉजिट होते हैं। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन आता है कि 1 फैराडे चार्ज पास करने पे एक इक्विवेलेंट हमारे पास जो है वो डिपॉजिट हो रहा है, और 1 फैराडे हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, और चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितनी होती है, 1 कूलम 96500 के बराबर, विच इज़ 1 फैराडे होती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 फैराडे चार्ज जो हमारे पास हो गया वो 1 इक्विवेलेंट के बराबर हो गया, और 1 फैराडे हमारे पास क्या होती है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होती है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास क्या होता है, 96500 कूलम के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि जितने फैराडे हमारे पास होंगे उतने ही क्या होंगे, इक्विवेलेंट्स होते हैं। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल के आता है, 1 फैराडे चार्ज जो होगा विल बी इक्वल्स टू 1 इक्विवेलेंट के बराबर होगा, और जो 1 फैराडे हमारे पास होती है वो किसके बराबर होती है, इट इज़ इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बराबर होती है, और जो 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम के बराबर होती है। ठीक है, अगर आपसे बोलेगा कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मतलब क्या हो गया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होती है मोलर मास के बराबर, तो इट विल बी मॉलिकुलर वेट इन ग्राम या फिर एटॉमिक वेट इन ग्राम हो जाता है। तो उसी तरह अगर आपसे बोलेगा कि मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास क्या होगी, तो इट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम के बराबर हो जाती है। और आपने ये मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा, द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट वेट का क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर हमारे पास होती है। अब आती है बात वैलेंसी फैक्टर क्या हमारे पास एलिमेंट्स की जो होती है, इट विल बी इक्वल्स टू टोटल वैलेंसी। अगर हमारे पास एलिमेंट होंगे, एलिमेंट हमारे पास ये होते हैं, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर हमारे पास क्या होती है, टोटल वैलेंसी के बराबर होती है। जैसे सोडियम हमारे पास एटम हो गया, इसकी वैलेंसी होती है 1, मैग्नीशियम की हमारे पास 2, कैल्शियम की कितनी होती है 2, अल्मोनियम की कितनी होंगी 3 होती है। अच्छा, सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक एलिमेंट्स होते हैं और एक हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड हमारे पास जो होते हैं वो डिफरेंट एटम के मिलके बने होते हैं, मतलब आप क्या बोलते हो, H2SO4 हो गया, HNO3 हमारे पास हो गया, HCl हमारे पास हो गया, तो इसमें क्या है, डिफरेंट एटम से बने हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो, कंपाउंड बोलते हो। जब एटम आपके सेम हो जाएंगे तो आप उसको बोलते हो एलिमेंट, लाइक हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, तो इसकी हमारे पास वैलेंसी कितनी होगी, 2 हो जाएगी, 2 इंटू 2 इसकी 4 होगी, इसकी नाइट्रोजन की हमारे पास 6 होती है, क्लोरीन की हमारे पास 2 होती है। यहाँ से आपके पास क्या क्लियर हो गया, वैलेंसी क्या क्या होती है।
अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि 1 फैराडे चार्ज पास करने पर एक इक्विवेलेंट सब्सटेंस हमारे पास डिपॉजिट या लिबरेट होता है। ठीक है, तो 1 फैराडे चार्ज पास करने पर कितने ग्राम चार्ज डिपॉजिट या लिबरेट होगा, कितने होंगे? इट विल बी इक्वल्स टू 1 इक्विवेलेंट वेट ग्राम। किसके बराबर होगा? 1 ई ग्राम के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारा एक और जो ब्रॉड टर्म आता है, 1 फैराडे इक्वल्स टू 1 इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 ई ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल्स टू 96500 कूलम्ब। ठीक है, अब अगर हमें एक सवाल को करना हो फ्रॉम द फेराडे लॉ, तो हम लोगों को फॉर्मूला यूज़ करके करना है, तो हाउ वी हैव टू डू। तो इसमें हमारे पास आता है फेराडे लॉ। फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। आपने जितना चार्ज पास किया उतना ही वेट हमारे पास जो होगा वो डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा। मतलब वेट इज़ प्रोपोर्शनल टू चार्ज। आपने हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी तो क्या हमारे पास आएगा? वेट इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू। जेड हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। चार्ज हमारे पास किस में होती है? कूलम में होती है। यू कैन ऑल्सो राइट डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड इंटू आई इंटू टी। टी हमारे पास किस में है? सेकेंड में है। करंट हमारे पास किस में है? एम्पियर में है। ठीक है, तो जेड हमारे पास क्या होती है? दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और इसका एक फॉर्मूला होता है, जेड इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट के बराबर होती है अपॉन फेराडे। और इक्विवेलेंट वेट हमारे पास क्या होती है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर हमारे पास होती है। तो व्हाट इज अ ब्रॉड टर्म? अगर हम लोग इसको यहाँ पर रखेंगे, वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे, तो वेट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट इंटू क्यू अपॉन 96500 कूलम। या फिर आप बोल सकते हो इक्विवेलेंट वेट इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500 होती है। या फिर आप बोल सकते हो इक्विवेलेंट वेट इंटू क्यू अपॉन एफ हो जाती है। अगर हम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको आगे मॉडिफाई करें और सवाल करने के लिए मोल के रिस्पेक्ट में लाने के लिए, तो हमने क्या बोला? वेट को यहाँ इसको नीचे लेके आ जाएंगे, तो इट विल बी वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू क्यू अपॉन एफ के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट हमारे पास किसके बराबर हो गया? क्यू अपॉन एफ के बराबर हो गया। द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट वेट हमारे पास क्या होती है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर हमारे पास होती है। तो हमारे पास ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर हो गया इक्वल्स टू क्यू अपॉन एफ हो गया। आप जानते हो मोल हमारे पास क्या होती है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? इसको आप कर सकते हो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एफ हो जाती है। तो यहाँ से क्या निकल के आता है? मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर जो हमारे पास होती है वो क्यू अपॉन एफ के बराबर होती है, जो किसके बराबर होती है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट के बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला फॉर द फ्रॉम द फेराडे फर्स्ट लॉ। अगर ये मॉडिफिकेशन करके पूछेगा मोल्स के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। आपका अब होता है फेराडे सेकेंड लॉ। क्या होता है? मान लो आपने 2 इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है, कॉपर सल्फेट ले लिया एक्वस, और आपने जिंक क्लोराइड ले लिया है एक्वस, और आपने उसको सीरीज में जोड़ दिया है, और आपने दोनों से एक करंट पास किया है, क्यू चार्ज का करंट पास किया है। और मान लो इसमें कुछ डब्ल्यू वेट हमारे पास जो है कॉपर सल्फेट की यहाँ पर डिपॉजिट हो रही होती है। मान लो गिवन है, कोई भी कुछ भी दे रखा हुआ है, और आपसे पूछे कि इसकी कितनी डिपॉजिट होगी, तो इसको आप कैसे फाइंड करोगे? तो आपने क्या देखा? आपने देखा फेराडे फर्स्ट लॉ में ही क्या होता है? फेराडे फर्स्ट लॉ में ही आपको बोला गया है कि क्यू हमारे पास क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि आपने दोनों को सीरीज में जोड़ दिया है, और सेम जो चार्ज है आपने पास फ्लो करवाया है वहाँ से, और ये आपकी जो होती है वो कांस्टेंट ही होती है। इसका मतलब जो वेट हमारे पास है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है इक्विवेलेंट वेट पे। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास क्या आता है? फेराडे सेकेंड लॉ आता है, जिस पे आप बोलते हैं जो वेट हमारे पास होती है वो प्रोपोर्शनल होती है इक्विवेलेंट वेट के। और अगर आपने दो का कोई सॉल्यूशन ले लिया, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगी? वेट वन अपॉन वेट टू इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट वन अपॉन इक्विवेलेंट वेट टू हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है? व्हेन सेम चार्जेस पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, then the mass of substance deposited or liberated are in the ratio of their respective equivalent weight के रेशियो में हमारे पास होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फेराडे सेकेंड लॉ।